सुबह मॉर्निंग। आज के डिस्कशन में हम कंप्यूटेशन ऑफ टेक्स्ट लाइब्रेरी से पर्टेनिंग एक आईकेएप के पास पेपर का क्वेश्चन कवर करेंगे। हमारे पास समर 2019 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है, 20 मार्क के वेटेज है, सुपर लिमिटेड के नाम से। अगेन एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास मल्टीपल क्लास ऑफ इनकम है, अपॉर्चमेंट का कॉन्सेप्ट है, फाइनल टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम, नॉर्मल टैक्स रिजीम। रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैं सवाल की रिक्वायरमेंट को रीड करता हूँ। कहता है, under the provision of Income Tax Ordinance 2001 and rules made thereunder, compute under the correct head of income, total income, taxable income, and net tax payable or refundable to SL for the tax year 2009. In your computation, show all figures in thousands, यानी कि rupees in thousands में हमें वर्किंग करनी है. Ignore WWF, WPPF, minimum tax under section 113, alternative corporate tax and default surcharge if any. तो मिनिमम टैक्स इसीलिए डिफॉल्ट चार्ज वगैरह में कैलकुलेट नहीं करना एंड शो ऑल रेलेवेंट एग्जेम्पशन, एक्सक्लूजन्स एंड डिसअलाउंसेस। ठीक हो गया। इसके बाद फिर हम सवाल की इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। तो कहता है, सुपर लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी engaged in the business of import, manufacturing, and supply of multiple products. SL commenced its business operation with a paid-up capital of 51 million, and on 1st April 2008, SL signed an agreement to the renowned multinational company for distribution of its popular brand of beverages to various wholesalers and departmental stores across the country. हमारे पास एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है सुपर लिमिटेड के नाम से, जो कि इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के बिजनेस में है। 51 मिलियन का इसका पेडअप कैपिटल है, यानी कि स्मॉल कंपनी तो नहीं है। फर्स्ट अप्रैल 2008 पे इसने एक एग्रीमेंट साइन किया किसी मल्टीनेशनल एमएनसी के साथ, और इस एग्रीमेंट के तहत जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलर ब्रांड ऑफ बेवरेजेस अक्रॉस द कंट्री का उसने राइट दिया या राइट लिया है। Following information has been extracted from SL record for the year ended 31st March 2009. 31st March 2009 हमारा ईयर एंड, यानी कि हमारा स्पेशल टैक्स ईयर 2009 है। फिर हमारे पास सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंशियल चार्जेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सवाल में हमें सारे नंबर्स फुल फिगर में दिए हुए, लेकिन रिक्वायरमेंट में कहा था कि हमारी वर्किंग्स इन थाउजेंड्स होनी चाहिए। अब हमारे पास सेल्स आ रहा है 156.777 मिलियन, और सेल्स से पर्टेनिंग कुछ हमारे पास 4-5 बातें लिखी गई है। कहता है सबसे पहले, sale of durable goods of 105.327 million to a local customers across Pakistan. These goods were manufactured. चूंकि हमने ये गुड्स मैन्युफैक्चर किए हैं, तो बीना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये हमारी नॉर्मल टैक्स रिजीम में फॉल करेगी। Withholding tax deducted by the customer amounts to rupees 5.26635 million. Raw material consumed and other manufacturing costs incurred for the manufacture of durable goods amounts to rupees 53.2 million and 99.7 million respectively. तो एक हमारे पास सेल ऑफ ड्यूरेबल गुड्स हैं, और चूंकि हम नहीं मैन्युफैक्चर किए तो ये हमारे लिए नॉर्मल टैक्स रिजीम बन जाएगा। इस पे हमारी विदहोल्डिंग हुई है, लेकिन इसके लिए नॉर्मल टैक्स रिजीम है क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इन गुड्स के लिए जो हमारा रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी है वो 53.2 और 9.7 मिलियन है। फिर कहता है, अच्छा हम पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी थे। सेल्स ऑफ बेवरेजेस ऑफ 32.5 million to departmental store in Sindh. These beverages were purchased at a cost of 28.15 million. Applicable advance/withholding tax are duly collected/deducted at the time of purchase and sale of beverages. ठीक है, हमने जब परचेज किया तो हमने सामने वाले का टैक्स विदहोल्ड किया, हमने जब सेल किया तो सामने वाले ने हमारा टैक्स डिडक्ट किया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है एडवांस टैक्स वर ड्यूली कलेक्टेड, एडवांस टैक्स कलेक्ट भी हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर सेक्शन 236G या H की भी इम्प्लीकेशंस आ रही होगी कि हमारा 236G और सेक्शन 236H के तहत कोई एडवांस टैक्स कलेक्ट भी हुआ है। कहता है बेवरेजेस आर कवर्ड अंडर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अच्छा, अब ये जो बेवरेजेस हैं ये हमने मैन्युफैक्चर नहीं किए, बेवरेजेस जो है ये हमने मैन्युफैक्चर नहीं किए, ये बेसिकली हमने परचेज किया और सेल कर दिए। और चूंकि हम पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है तो इसका मतलब है कि ये हमारा मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल करेगा। मैं साथ साथ अपने पास लिखता भी रहता हूँ। एक हमारे पास सेल ऑफ ड्यूरेबल गुड्स है, जो कि नॉर्मल टैक्स रिजीम है। एक हमारे पास बेवरेजेस है जो कि मिनिमम टैक्स रिजीम है। ठीक है, फिर कहता है सेल ऑफ पेंट ऑफ 9.676 मिलियन इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स एट 18%. It was locally purchased at a wholesale price of 6.9 million from a commercial importer in Lahore. This product was sold to a registered retailer in the same condition as they were when purchased.
The retailers are registered under the Sales Tax Act 1990. No withholding tax was collected/deducted at the time of purchase and sale. अब देखें, हमने कमर्शियल इंपोर्टर से 6.9 मिलियन का पेंट परचेज किया। चूंकि हमने कमर्शियल इंपोर्टर से परचेज किया तो हमें तो इस पर विदहोल्डिंग करनी नहीं थी। फिर हमने सेल कर दिया। किसको सेल किया हमने? रजिस्टर्ड रिटेलर्स को। अब रजिस्टर्ड रिटेलर्स को जब हमने सेल किया तो रजिस्टर्ड रिटेलर्स को हमारा विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट करना चाहिए था। जब रजिस्टर्ड रिटेलर हमें पेमेंट कर रहा है तो उसे हमारा विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट करना चाहिए था। अगेन पेंट हमने मैन्युफैक्चर नहीं किया, हमने कमर्शियल इंपोर्टर से परचेज किया, एज इट इज सेल कर दिया। चूंकि सामने की तरफ कस्टमर रजिस्टर्ड रिटेलर है तो उसको विदहोल्डिंग करनी चाहिए थी। रजिस्टर्ड कस्टमर ने विदहोल्डिंग नहीं की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी ये इनकम, हमारी ये सेल एमटीआर रेजिम में ही फॉल करेगी। तो हमारे पास पेंट जो है हमारा मिनिमम टैक्स रेजिम में ही जाएगा। हमने परचेज करके एज इट इज सेल किया है, हमें विदहोल्डिंग नहीं करनी थी क्योंकि हम कमर्शियल इंपोर्टर से बाय कर रहे हैं। लेकिन जिसने हमसे खरीदा उसे हमारी विदहोल्डिंग करनी थी, विदहोल्डिंग नहीं की, स्टिल रिजीम चेंज नहीं होगी। फिर कहता है सेल ऑफ कैन फूड आइटम ऑफ 7 मिलियन टू कैंटीन ऑफ अ लार्ज कॉर्पोरेट हाउस इन केपीके, एप्लीकेबल टैक्सेस वर ड्यूली डिडक्टेड। अब यहाँ डिडक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, कलेक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, मतलब 236 जी और एच की कोई इंप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेबल टैक्सेस वर डिडक्टेड बाय रिस्पेक्टिव कॉर्पोरेट हाउस एट द टाइम ऑफ पेमेंट। Asel purchased vegetables, live fowls, eggs, and fresh milk for processing canned food from a farmhouse in Balochistan. These items were purchased at rupees 5.4 million. The other processing cost incurred in this regard amounts to rupees 1.9 million. Asset made food payment without the deduction of withholding tax. देखो, कैंड फूड की हमने सेल किया 7 मिलियन की, हमने जिनको सेल किया कॉर्पोरेट हाउसेस को, इन्होंने हमारा टैक्स डिडक्ट किया। हमने वेजिटेबल, लाइव फाउल्स, एग्स, फ्रेश मिल्क वगैरह परचेज किया इस फूड को बनाने के लिए। हमने ये परचेज किया 5.4 मिलियन का, और इसके ऊपर और इसके अलावा कुछ प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकर की 1.9 मिलियन की। तो 5.4 मिलियन का जो हमने वेजिटेबल, फाउल्स, एग्स, फ्रेश मिल्क परचेज किया इस पे, और जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है इन दोनों पे हमने विदहोल्डिंग नहीं की। अब यहाँ हमें विदहोल्डिंग देखना है कि हमें करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, जो भी इसकी इंप्लीकेशन बनेगी। लेकिन स्टिल हम इसे प्रोसेसिंग कॉस्ट लगा रहे हैं, यानी कि हम इसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना। तो चूंकि हम इसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो कैन फूड आइटम्स ये हमारा नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगा। इसके अलावा कहता है receipts of 3.75 million in respect of remote monitoring of canning process for the preservation of food for a company in Mexico. The amount was received in Pakistan through normal banking channel after deduction of tax under section 154A. Expenditure incurred on remote monitoring of the canning process amounts to rupees 1.2 million and was booked as an administrative expense. नो अदर एक्सपेंडिचर वॉज इंकर्ड बाय एसएल इन दिस रिगार्ड। इसके अलावा एसएल ने कोई एक्सपेंडिचर वगैरह इंकर नहीं किया है इस इनकम के हवाले से। तो हमारे पास रिमोट मॉनिटरिंग, हमने बेसिकली किसी कंपनी को रिमोट मॉनिटरिंग का प्रोसेस दिया है और हमें बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा मिला है जिसपे 154A के तहत हमारी विदहोल्डिंग हुई है। तो ये हमारा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है जो कि बाय डिफॉल्ट एफटीआर में टैक्स होगा, अनलेस कि हम एफटीआर की कंडीशन पूरी ना करें या ऑप्ट आउट करें तो फिर हम इसे एनटीआर में ले जा सकते हैं। और ये मैं एक टोटल का कॉलम बना लेता हूँ। अब देखिए फिलहाल अगर हम देखें इसका टोटल मैच भी कर रहा है या नहीं। हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स की सेल्स कितनी है 105,327। इन्होंने कहा था रुपीज इन थाउजेंड्स में वर्किंग करनी है। 105,327। बेवरेजेस की सेल कितनी है 32.5 मिलियन। 32.5 मिलियन। पेंट्स की सेल कितनी है 9676। कैन फूड आइटम की सेल्स है 7 मिलियन। और हमारे पास ये रिमोट मॉनिटरिंग प्रोसेस की एक्सपोर्ट्स है 3750। तो ये हमारा टोटल बन रहा है 158,253। और हमारे पास पीनल में जो टोटल सेल्स आ रही है वो 156,770 आ रही है। अब ऐसा क्यों? हो सकता है कि शायद ये सेल्स टैक्स की वजह से हो। अगर हम सेल्स टैक्स को एक्सक्लूड करें, ये जो पेंट पे सेल्स टैक्स था ना 18%, दिस मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 118। तो हमारे पास सेल्स टैक्स का एक ही आइटम पे इम्पैक्ट था, इसे मैंने एक्सक्लूड कर दिया। क्योंकि अभी जो मैं सबका टोटल ले रहा हूँ ना, ये हमारी टोटल पीएनएल की सेल्स से मैच नहीं कर रहा। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो सेल्स का नंबर है वो नेट ऑफ सेल्स टैक्स हो। देख लेते हैं। सेल्स टैक्स की एडजस्टमेंट में इन्होंने एक ही पॉइंट बताया था कि 9676 की जो पेंट की सेल्स थी इसमें सेल्स टैक्स शामिल था, तो मैंने सेल्स टैक्स एक्सक्लूड कर दिया। अब ये कितना बन रहा है? अब ये बन रहा है हमारे पास 156,777 156,777, यानी कि ये जो यहाँ नंबर आ रहा है ये नेट ऑफ सेल्स टैक्स है।
ठीक है, तो ये हमारे पास सेल्स नेट ऑफ सेल्स टैक्स आ गया। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स की भी डिटेल्स इनके साथ ही दी हुई थी, हर सेल्स के बारे में बताया था कि कितनी कितनी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो इसे भी मैं साथ साथ कर लेता हूँ, फिर मैं सवाल का रिमेनिंग हिस्सा भी रीड कर लूंगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ पैरेलल बराबर में वर्किंग करता है। वर्किंग वन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है 105,250,000, 105,250,000। ठीक है, पॉइंट नंबर वन में बताया था कि सेल ऑफ ड्यूरेबल गुड्स की थी हमने 105,327 की। These goods were manufactured by a company, withholding tax were deducted, raw material and other manufacturing cost is 53.2 and 9.7। तो ये बिल्कुल एक अलाउड एक्सपेंडिचर है। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? 53.2 मिलियन प्लस 9.7 मिलियन। तो 9.7 मिलियन की कॉस्ट ऑफ सेल्स ड्यूरेबल गुड्स से पर्टेन करती है। ठीक है, और ये बिल्कुल अलाउड है। फिर हमने बेवरेजेस सेल किए 32.5 के, हमने परचेज किए थे 28.15 के। कॉस्ट ऑफ सेल्स बेवरेजेस 28.15, 28.15। तो यहाँ इन्होंने बताया था कि यहाँ भी हमने प्रॉपर्ली विदहोल्डिंग वगैरह की है। ठीक है, फिर पेंट्स 6.9 मिलियन, कॉस्ट ऑफ सेल्स पेंट्स कितना? 6.9 मिलियन। अब यहाँ इन्होंने बताया था कि हमने कमर्शियल इंपोर्टर से परचेज किए और हमने रजिस्टर्ड रिटेलर को सेल किया, और कोई विदहोल्डिंग ना हमने की परचेज के वक्त ना सेल के वक्त हुई। यहाँ पे भी लिख देता हूँ, withholding not required as purchased from commercial importer। हमने चूंकि कमर्शियल इंपोर्ट से परचेस किया, तो कमर्शियल इंपोर्ट से परचेस करते वक्त तो वैसे भी विदहोल्डिंग नहीं होती, एक्सेप्शन है सेक्शन 153 की। फिर हमारे पास कैन फूड। अब कैन फूड में दो चीजें थी, एक वेजिटेबल्स वगैरह और दूसरा प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैन फूड, एक मटेरियल या क्या कहेंगे इसे, वेजिटेबल वगैरह, और दूसरा प्रोसेसिंग कॉस्ट, वेजिटेबल, एग, मिल्क एक्सेट्रा। ठीक है, हमने कितने की वेजिटेबल वगैरह परचेस की थी? 5.4 मिलियन की, और प्रोसेसिंग की कॉस्ट कितनी थी हमारी? 1.9 मिलियन। अब इन दोनों के हवाले से उन्होंने बताया है कि एसल मेड फुल पेमेंट विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स। इन दोनों चीजों की पेमेंट पे हमने विदहोल्डिंग नहीं की। ये आपको याद होगा कि हमने जब सेक्शन 153 कवर किया था मिनिमम टैक्स रिजीम के चैप्टर में, तो हमने इसकी कुछ एक्सेप्शंस कवर की थी। अगर मैं एक्सेप्शंस पर आऊं, तो एक हमने क्लॉज 46 डबल ए पार्ट 4 ऑफ सेकंड शेड्यूल में एक्सेप्शन कवर की थी पॉइंट नंबर 4 के तहत, कि जब आप फ्रेश मिल्क ये सारी चीजें बाय करते हो तो इस पर आपको विदहोल्डिंग नहीं करनी होती, सब्जेक्ट टू सर्टिफिकेशन वगैरह। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि विदहोल्डिंग नॉट रिक्वायर्ड या विदहोल्डिंग एग्जेम्प्ट अंडर क्लॉज 46 डबल ए पार्ट 4 ऑफ सेकंड शेड्यूल, कि इस वेजिटेबल एग वगैरह की परचेजेस में हमें विदहोल्डिंग करनी ही नहीं थी, क्योंकि एक एग्जामिशन है क्लॉज 46 के तहत। जब प्रोसेसिंग कॉस्ट के ऊपर हमें विदहोल्डिंग करनी थी और विदहोल्डिंग नहीं की, तो ये हमारा डिसअलाउड एक्सपेंस होगा ड्यू टू नॉन विदहोल्डिंग ऑफ टैक्स। क्योंकि हमने इस पर विदहोल्डिंग नहीं की, तो ये हमारा डिसअलाउड एक्सपेंडिचर होगा। वापस इस सवाल पे आते हैं। इसमें जो हमें रिमोट मॉनिटरिंग प्रोसेसेस की हमने जो रॉयल्टी वगैरह की इनकम कमाई है, इसमें 12 लाख रुपए का जो खर्चा था वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का पार्ट था। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का अगर हमारे पास ब्रेकअप है और हम देखेंगे कितना कॉस्ट ऑफ सेल्स रिमेनिंग है, तो हमारे पास कुछ भी कॉस्ट ऑफ सेल्स रिमेनिंग नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास सारे कॉस्ट ऑफ सेल्स की स्पेसिफिक बाइफिकेशन अवेलेबल थी। ये कॉमन एक्सपेंस नहीं था, हमें स्पेसिफिकली बता दिया था कि कौन कौन सा खर्चा किस किस से परटेन करता है। तो मैं क्या करता हूँ कि लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स वर्किंग वन, और मैं सारे लिंक कर देता हूँ कि ड्यूरेबल गुड से परटेनिंग हमारे पास 62.9 था, बेवरेज से परटेनिंग हमारे पास
28.15 था। पेंट से पर्टेनिंग हमारे पास 6.9 था। कैन फूड आइटम से पर्टेनिंग 5.4 और 1.9 था, लेकिन 5.4 तो अलाउ होगा, 1.9 हमें अलाउ नहीं होगा। फिर उन्होंने बताया था कि जो हमारी ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज थी, इसमें हमारा 12 लाख का खर्च हुआ, लेकिन ये 12 लाख का खर्चा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में रिकॉर्डेड है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिकॉर्डेड नहीं है। तो इसे भी मैं यहाँ ही शो कर देता हूँ। आप इसे ग्रॉस प्रॉफिट के बाद भी शो कर सकते हैं, यहाँ शो कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है। अब एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस पे आते हैं। एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे दिए हुए 42.555 मिलियन के। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूड रुपीज 28.985 मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरीज, वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स. Of these, cash payments of 3.49 million were paid directly to wage workers engaged in the manufacturing of durable goods at a rate of 450 per day. And rupees 17,25,000 were paid to 5 salesmen in equal proportion who were engaged with the sale of paint and beverages. यार एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस में 28.9 मिलियन की सैलरीज, वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स हैं। इस 28.9 मिलियन में से 3.4 मिलियन की वेजेस हमने पे किए वर्कर्स को, कैश में पे किए, और 17,25,000 रुपए हमने 5 सेल्समैन को पे किए, कैश में पे किए। अच्छा, ये जो वर्कर्स को वेजेस पे किए ना, ये ड्यूरेबल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज थे, और ये जो सेल्समैन को अमाउंट पे किया ना, ये पेंट और बेवरेजेस की सेल्स के अंदर एंगेज थे। और फिर नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि रुपीज 2.85 मिलियन वर पेड टू प्रेस पाकिस्तान लिमिटेड फॉर एक्वायरिंग राइट टू यूज ऑफ द लेटेस्ट फूड कैनिंग टेक्नोलॉजी. विदहोल्डिंग टैक्स वॉज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द पेमेंट. इसके अलावा हमने 28,50,000 रुपए की पेमेंट की है राइट टू यूज एक्वायर करने के लिए। हमने एक राइट टू यूज एक्वायर किया है किसी फूड कैनिंग टेक्नोलॉजी का, और हमने इस पेमेंट के ऊपर विदहोल्डिंग नहीं की। अब यहाँ देखिएगा, हमारे पास वर्किंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस। हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस कितना था? 42,555,000। 42,555,000 सही है। अब हमारे पास कुछ वेजेस हैं जो कि ड्यूरेबल गुड से पर्टेन करती हैं। इसके अलावा सेल्समैन को हमने अमाउंट पे किया जो कि पेंट एंड बेवरेजेस से पर्टेन करता है। अच्छा, एक अमाउंट हमारा ये भी था जो हमने ऑलरेडी इस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अगेंस्ट माइनस कर दिया था, 1.2 मिलियन का। इसकी इन्फॉर्मेशन में ऊपर दी हुई थी कि 1.2 मिलियन का जो रिमोट मॉनिटरिंग का एक्सपेंस है, वो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड किया हुआ है। तो ये हमारे पास एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज से पर्टेनिंग रिमोट मॉनिटरिंग का कुछ खर्चा है। और इसके अलावा हमने पॉइंट नंबर 2 में बताया कि 2850 पे किए फूड कैनिंग टेक्नोलॉजी। फूड कैनिंग टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जो हमने कैन फूड की सेल की है, इससे बढ़ने कोई टेक्नोलॉजी होगी। तो कैन फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन चारों एक्सपेंसेस को पहले तो अलग कर देते हैं कि ये चारों एक्सपेंसेस हमारे स्पेसिफिक एक्सपेंस है, फिर हम डिस्कस करते हैं कि ये अलाउ होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहले अगर मैं रिमोट मॉनिटरिंग की बात करूं, तो ये 12 लाख मैं यहाँ से हटा देता हूँ, 1.2 मिलियन, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी एक्सपोर्ट और सर्विसेज में यहाँ पे माइनस कर दिया था, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में शामिल था, इसे एक्सक्लूड कर दिया। फिर वेजेस का अमाउंट था हमारे पास 3492। सेल्समैन को हमने अमाउंट पे किया था 17,25,000, 1725, और फूड कैनिंग टेक्नोलॉजी को हमने पे किए थे 28,50,000, 2850। इसके अलावा हमारे पास जो रिमेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस रह गया, ये हमारा एक कॉमन एक्सपेंस होगा, ठीक है। अब रिमोट मॉनिटरिंग वाला तो हमें एक्सपेंसेस अलाउ होंगे, वो स्पेसिफिक एक्सपेंस से हमने यहाँ एडमिन से हटा दिया इसे, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में यहाँ पे माइनस कर दिया है। वेजेस के बारे में इन्होंने लिखा है कि 3492 के हमने वेजेस पे किए ड्यूरेबल गुड्स के अगेंस्ट, और इसकी हमने कैश पेमेंट कर दी है, इसकी हमने कैश पेमेंट कर दी है। हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस में एक सेक्शन कवर किया था, सेक्शन 21, डिडक्शंस नॉट अलाउड। और इस सेक्शन में हमें बेसिकली एक क्लॉज में ये डिस्कस किया गया था कि कौन कौन से एक्सपेंसेस को बैंकिंग चैनल के थ्रू पे करना है। सैलरी के हवाले से रूल ये था कि अगर सैलरी पर मंथ पर एम्प्लॉय 32,000 से कम है,
तो हम कैश में पे करें या बैंक के थ्रू पे करें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये एक्सपेंस अलाउ होगा। लेकिन अगर सैलरी पर मंथ पर एम्प्लॉय 32,000 से ज्यादा है तो फिर हमें लाजमी से बैंकिंग चैनल के थ्रू पे करना होगा। अगर हमने इसे कैश में पे किया तो फिर हमें ये एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। अब वेजेस हमने कितनी पे की है? वेजेस हमने पे की है 450 पर डे, 450 पर डे। यानी कि अगर हमने वेजेस 450 पर डे पे किए तो महीने के अगर 31 दिन भी लगाएं तो ये कितना बनता है? 13,950। यानी कि हर वर्कर को जो वेज पे किया गया है वो 13,950 किया गया है। हर वर्कर को जो वेजेस पे की गई है वो 13,950 पे की गई है। यानी कि 32,000 से कम पे की गई है। चूंकि 32,000 से कम पे की गई है तो ये अलाउ हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं, अलाउड एक्सपेंस एज कैश पेमेंट ऑफ वेजेस इज लेस देन रुपीज 32,000 पर वर्कर पर मंथ। ये अलाउड होगा क्योंकि हमने जो कैश पेमेंट की है वो 32,000 पर वर्कर पर मंथ से कम है, तो ये अलाउ हो जाएगा। फिर हमारे पास सेल्समैन को हमने अमाउंट कितना पे किया था? हमने 17,25,000 पे किए थे 5 सेल्समैन को। तो 17,25,000 5 सेल्समैन डिवाइड बाय 5, और 5 सेल्समैन को 12 महीनों में पे किए होंगे तो डिवाइड बाय 12 ताकि पर मंथ अमाउंट आ जाए। तो ये आ गया हमारे पास 28,750। अब 28,750 का भी जो सेल्समैन को अमाउंट पे किया है पर मंथ, ये भी 32,000 से कम है। तो यही रीजनिंग यहाँ लिख देता हूँ कि अलाउड एक्सपेंस एज कैश पेमेंट ऑफ एज कैश पेमेंट टू सेल्समैन इज लेस देन 32 पर सेल्समैन पर मंथ, क्योंकि पर सेल्समैन पर मंथ अमाउंट 32,000 से कम है, में अलाउ हो जाएगा। जब फूड कैनिंग टेक्नोलॉजी के हवाले से कहता है कि 28,50,000 रुपए पे किए फूड कैनिंग टेक्नोलॉजी के हवाले से और इस पे हमने विदहोल्डिंग नहीं की। बेसिकली ये जो फूड कैनिंग टेक्नोलॉजी की हमने पेमेंट की है ना, ये एक तरीके से एक पेमेंट ऑफ रॉयल्टी है। और इनकम टैक्स लॉ में ऐसा कोई सेक्शन ही नहीं है आज की तारीख में जो रेजिडेंट की रॉयल्टी की पेमेंट के ऊपर विदहोल्डिंग स्टैब्लिश करे। नॉन रेजिडेंट को जब रॉयल्टी पे की जाती है तब तो विदहोल्डिंग के सेक्शन है, लेकिन अगर रेजिडेंट को रॉयल्टी पे की जा रही है तो इसकी विदहोल्डिंग का कोई सेक्शन एक कुछ अरसे पहले लॉ में एग्जिस्ट करता था। मेरे ख्याल है 153A था, लेकिन अब इस तरह का कोई सेक्शन ही नहीं है। तो नो प्रोविजन इन लॉ रिक्वायरिंग withholding of tax on payment of royalty to resident person। आज की तारीख में टैक्स लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है जो कि इस बात की रिक्वायरमेंट स्टैब्लिश करता हो कि जब एक रेजिडेंट पर्सन को रॉयल्टी पे की जाए तो उस पर विदहोल्डिंग की जाए। तो ये हमने सबकी रीजनिंग लिख दी। अब ये तो हम ऑलरेडी यहाँ माइनस कर चुके हैं। हमारे पास वेजेस जो कि ड्यूरेबल गुड से पर्टेन करते हैं, इसे हम ड्यूरेबल गुड से माइनस कर देते हैं। हमारे पास जो सेल्समैन को हमने पेंट एंड बेवरेजेस के तो अलग अलग खर्चे हैं ना। तो हमारे पास पेमेंट टू सेल्समैन, इसको मैं इन दोनों में अपोर्शन कर देता हूँ, सिर्फ पेंट और बेवरेजेस में। किस तरीके से? ये एक्सपेंस का अमाउंट 1725 मल्टीप्लाई बाय 1725 मल्टीप्लाई बाय 32.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 32.5 मिलियन प्लस 8.2 मिलियन। क्योंकि इन दोनों में सिर्फ अपोर्शन करना है तो इन दोनों के रेवेन्यू के बेसिस पे मैं अपोर्शन कर रहा हूँ कि मैंने एक्सपेंस के अमाउंट को बेवरेजेस के रेवेन्यू से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया बेवरेजेस और पेंट के रेवेन्यू से। इसी तरीके से एक्सपेंस का अमाउंट मल्टीप्लाई बाय पेंट का नेट ऑफ सेल्स टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय बेवरेजेस और पेंट का रेवेन्यू। तो ये हमारे पास 17,50,000 रुपये आ गए। फिर हमारे पास एक फूड कैनिंग टेक्नोलॉजी था। अच्छा, एक तो ये कि इस पे कोई विदहोल्डिंग का प्रोविजन है ही नहीं, तो ये एक्सपेंस की डिसअलाउबिलिटी नहीं बनती। लेकिन चूंकि हमने एक रॉयल्टी की पेमेंट की एक टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने के लिए, तो ये हमारा टू बी अमोटाइज, इसे हम अमोटाइज कर होंगे। अच्छा, अमोटाइजेशन एक्सपेंस या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम लास्ट में क्लेम करते हैं, तो अमोटाइजेशन एक्सपेंस को मैं लास्ट में इस फूड आइटम वाली रेवेन्यू से, फूड आइटम वाली क्लास ऑफ इनकम से माइनस करूंगा। तो ये हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस हो गए। फिर कहता है फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑन डेट ऑफ रुपीज 1.9 मिलियन व्हिच वाज इनकर्ड ऑन अ लोन ऑब्टेन्ड टू फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ड्यूरेबल गुड्स। हमने एक लोन लिया एक मशीनरी परचेज करने के लिए ड्यूरेबल गुड्स के लिए, तो ये एक स्पेसिफिक एक्सपेंस है। तो लेस इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर ड्यूरेबल गुड्स, एक स्पेसिफिक एक्सपेंस है। कितना? अच्छा सॉरी, इससे पहले हमारे पास अदर एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस भी आएंगे ना, क्योंकि हमारे पास कुछ कॉमन एक्सपेंसेस भी तो होते हैं। वो कितने थे? वो हमने वर्किंग टू में कैलकुलेट किए थे।
33,288, विच 33,288 को हम सारी स्ट्रीम्स ऑफ इनकम में अपोर्शन कर देंगे, सारी स्ट्रीम्स ऑफ इनकम में अपोर्शन कर देंगे। 33.28 मल्टीप्लाई बाय सेल्स डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। देखिए, मैं जिन डिनोमिनेटर्स को लॉक करना चाहता हूं उसे मैंने लॉक कर दिया, एक्सपेंस के नंबर को लॉक कर दिया। सर आपने इसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अगेंस्ट अपोर्शन क्यों नहीं किया? आपने इसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अगेंस्ट अपोर्शन क्यों नहीं किया? मैंने इसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अगेंस्ट इसलिए अपोर्शन नहीं किया क्योंकि हमें सवाल में बताया हुआ था कि जो हमारी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज थी, नो अदर एक्सपेंडिचर्स वर इनकर्ड बाय एसएल इन दिस रिगार्ड, इससे बड़े नहीं कोई और एक्सपेंसेस नहीं है, इससे मैंने अपोर्शन नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, हमारे पास जो फाइनेंशियल चार्जेस थे उनमें से 19 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऐसा था जो कि ड्यूरेबल गुड्स के लिए मशीन के लिए था, तो ये सिर्फ यहाँ माइनस होगा। फिर हमारे पास अदर फाइनेंशियल चार्जेस, वो कितना है? टोटल फाइनेंशियल चार्जेस थे हमारे पास 1950 के, जिसमें से 1900 ड्यूरेबल गुड्स से पर्टेन करते थे स्पेसिफिकली, तो बाकी कितने रह गए? 50,000। इस 50,000 के बाकी खर्चे को, इस 50,000 के बाकी खर्चे को हम अलोकेट कर देंगे बाकी क्लास ऑफ इनकम में। 50 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय नेट ऑफ सेल्स टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय इन चारों रेवेन्यू का टोटल, तो हमने इन चारों में अपोर्शन कर दिया, तो ये 50 बन गया। फिर हमारे पास और कोई चीज, देखिए यहाँ तो हमने सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिन एक्सपेंस, फाइनेंशियल चार्जेस सब चीजें अकाउंट फॉर कर ली। इसके बाद हमारे पास कुछ और बातें लिखी हैं। ऑन 1st Feb 2009 एसएल डिक्लेयर्ड 5% डिविडेंड एज डिविडेंड इन स्पेशल। On 15 November 2009, SL credited 30,000 shares in Mubarak Textile Limited as dividend special to the respective shareholder account. MLTL is 63% owned by Sindh government. At the time of declaration of dividend, the market value of each share of MTL was 78, whereas at the time of credit to the shareholder account, its value increased to 82. On 30th June 2006, SL had acquired 60,000 shares in MTL at a value of 75 per share. इस पॉइंट में क्या कह रहा है? कह रहा है हमारी कंपनी ने 30 जून 2006 पे 60,000 शेयर एक्वायर किए थे एमटीएल के, 60,000 शेयर एक्वायर किए थे एमटीएल के 75 रुपए के हिसाब से। 1st Feb 2009 पे हमने स्पेशल डिविडेंड डिक्लेयर किया। स्पेशल डिविडेंड में क्या होता है कि हम शेयर होल्डर्स को कैश नहीं, अपनी कंपनी को एसेट उठाकर ऐसा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो अगर हम अपनी कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स में, अगर हमारी कंपनी के पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स में शेयर्स आ रहे हैं, उन शेयर्स को अपने शेयर होल्डर्स में एज अ डिविडेंड शेयर्स इशू कर दें, तो ये स्पेशल डिविडेंड बन जाता है। यानी कि मैं कंपनी हूं, मेरे पास एक कंपनी के शेयर्स हैं, मैंने वो शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी एज अ डिविडेंड, तो ये स्पेशल डिविडेंड है। और स्पेशल डिविडेंड के तौर पे अगर मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया तो मेरे लिए डिस्पोजल है। तो इसका मतलब है यहाँ पर कैपिटल गेन की इंप्लीकेशन अराइज होगी, यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट कैपिटल गेन की इंप्लीकेशन अराइज होगी। अब 75 की कॉस्ट है, 5% हमने स्पेशल डिविडेंड डिक्लेयर किया था, जिसके नतीजे में हमने 30,000 शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये जो 30,000 शेयर हैं, हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया 1st Feb 2009 पे और डिविडेंड क्रेडिट किया शेयर होल्डर के अकाउंट में 15 Feb 2009 पे। तो डिक्लेरेशन के वक्त शेयर्स की वैल्यू 78 थी और क्रेडिट के वक्त शेयर्स की वैल्यू 82 थी। ऑब्वियसली जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो वो तो सिर्फ एक डिक्लेरेशन है, फिर बुक क्लोजर डेट पे ये डिसाइड किया जाता है कि किन लोगों को ये शेयर्स दिए जाएंगे। तो टाइम ऑफ क्रेडिट पे जो शेयर्स की वैल्यू, टाइम ऑफ क्रेडिट पे जो शेयर्स की वैल्यू, ये हमारे लिए डिस्पोजल प्रोसीड कंसिडरेशन मानी जाएगी। इसे हम कैपिटल गेन में अकाउंट फॉर करेंगे, अभी फिलहाल इसे हम इग्नोर कर देते हैं। फिर कहता है मार्च 2008 एसएल रोड ऑफ अ डेट रिलेटिंग टू सेल ऑफ ड्यूरेबल गुड्स ऑफ ₹330 and filed a suit against the defaulting party for the recovery of debt. SL was allowed a deduction of 220 in tax year 2008. In January 2009, the case was decided by the court in company's favor and an amount of 130 was received in final settlement. देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है मार्च 2008 में, यानी कि पिछले साल, हमने एक कस्टमर से 3,30,000 लेने थे और ये कस्टमर ड्यूरेबल गुड्स का कस्टमर था और हमने इसके खिलाफ क्या कहते हैं केस फाइल कर दिया और हमने इस अमाउंट को डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर ली। जब हमने इस 3 लाख के डिडक्शन की 3,30,000 की डिडक्शन क्लेम की ना, तो टैक्स वालों ने हमें सिर्फ 2,20,000 रुपए का अमाउंट अलाउ किया, बाकी अमाउंट अलाउ नहीं किया। हमारे पास जनवरी 2009 में सूट हमारे फेवर में डिसाइड हो गया, केस हमारे फेवर में डिसाइड हुआ और हमें फाइनली 130 की पेमेंट रिसीव हुई है। आप यहां देखें
वर्किंग फॉर रिकवरी अगेंस्ट बैड डेट। हमारा अमाउंट ऑफ बैड डेट कितना था? 330। अलाउड बाय टैक्स अथॉरिटीज कितना था? सर टैक्स अथॉरिटीज ने हमें अलाउ किया था 220, यानी कि नॉट अलाउड बाय टैक्स अथॉरिटीज कितना था? 330 माइनस 220। तो 330 की बैड डेट में से मैं 220 अलाउ हो गया था, 110 अलाउ नहीं हुआ था। अब हमारी फाइनल सेटलमेंट कितनी हुई है? फाइनल सेटलमेंट हुई है 130 की। तो टैक्स वालों ने हमें 110 डिसअलाउ किया था, जबकि हमारी रिकवरी 130 की हो गई। तो इसका मतलब है कि हमें एक्सेस रिकवरी हुई है, हमें एक्सेस रिकवरी हुई है। और एक्सेस रिकवरी कितनी हुई है? 130 माइनस 110। जो भी एक्सेस रिकवरी हुई है हमारी टैक्सेबल हो जाएगी। ये वर्किंग थ्री है। रिकवरी ऑफ बैड डेट वर्किंग थ्री। इसे मैं ड्यूरेबल गुड्स के कॉलम में ऐड कर देता हूँ 20। फिर हमारे पास टैक्सेस पेड बाय एसएल अमाउंट टू रुपीज दिस अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर इज सेम एज टैक्स डेप्रिसिएशन। लेस लास्ट में हम लेस कर देते हैं टैक्स अमोर्टाइजेशन। टैक्स अमोर्टाइजेशन बेसिकली हमारे पास ये था, जो फूड कैनिंग टेक्नोलॉजी हमने खरीदी थी 2850 की। तो ये कैन फूड से हम माइनस करेंगे। टू एट फाइव जीरो का टोटल खर्चा है डिवाइडेड बाई 25, क्योंकि इसकी लाइफ नहीं दी हुई, तो 25 ईयर्स की लाइफ पे 2850 डिवाइड बाई हमने 25 कर दिया। ये हमारे पास सारी क्लास ऑफ इनकम की नेट इनकम आ जाएगी। हमारे पास सारी क्लास ऑफ इनकम की नेट इनकम आ जाएगी। अब हमने इन सारी क्लास ऑफ इनकम की नेट इनकम कैलकुलेट कर ली। अब हम चलते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस की तरफ। लेकिन इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या क्या आएगा? सेल ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, जो कि एनटीआर है। सेल ऑफ बेवरेजेस, जो कि एमटीआर है। सेल ऑफ पेंट्स, जो कि एमटीआर है। सेल ऑफ कैन फूड आइटम्स, जो कि एनटीआर है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज तो एफटीआर है, इसे यहाँ शो नहीं करेंगे। तो ये चार तरह की ही इनकम है एनटीआर एफटीआर में। यस। 16401, 4108 का लॉस, 834 का लॉस, 39 का लॉस। अब देखिए, जो एमटीआर की दो इनकम है ना, जो एमटीआर की दो इनकम है ना, वहां पे हमारे पास लॉस आ रहा है, वहां पे हमारे पास लॉस आ रहा है। तो हमारे पास एमटीआर का लॉस हमारी एनटीआर की इनकम को रिड्यूस कर सकता है। एमटीआर का लॉस हमारी एनटीआर की इनकम को रिड्यूस कर सकता है, कि एमटीआर इनकम फ्रॉम बिजनेस है, एनटीआर भी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, तो ये वाला लॉस इससे बिल्कुल एडजस्ट हो सकता है। सारे लॉसेस को एडजस्ट करके हमारे पास नेट जो इनकम फ्रॉम बिजनेस बच रही है, दैट इज 11.4 मिलियन, दैट इज 11.4 मिलियन। इसके अलावा हमारे पास इस सवाल में कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज भी है। हमारे पास कंसिडरेशन होगी फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ क्रेडिट टू शेयर होल्डर्स लेस कॉस्ट। हमने जब शेयर होल्डर्स को शेयर्स क्रेडिट किए, तो उस वक्त इसकी फेयर वैल्यू थी 82 और 30,000 शेयर्स थे। तो 30,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 82 और रुपीज इन थाउजेंड्स में करने के लिए डिवाइड बाई 1000। और कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट है 75। तो 30,000 इंटू 75 डिवाइड बाई 1000। तो हमारे पास कैपिटल गेन आ गया 210। ये हमारे पास कैपिटल गेन आ गया। अच्छा, आपने इसे कैपिटल गेन और सिक्योरिटीज क्यों लिखा है? क्योंकि उन्होंने बताया है कि जो मुबारक टेक्सटाइल लिमिटेड है ना, इसके 63% शेयर गवर्नमेंट के पास है। क्योंकि 63% शेयर सिंध गवर्नमेंट के पास है, तो ये पब्लिक कंपनी है, और ये पब्लिक कंपनी का शेयर है, तो ये सिक्योरिटी बन गया। ये नहीं बताया कि इसकी क्लियरेंस वगैरह किस तरह से हुई है। हम ये बात अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम्ड दैट क्लियरेंस इज थ्रू
चूंकि ये पुराने सवाल है ना, तो आज के अपडेटेड लॉ के हिसाब से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, तो फिर मुझे अज्यूम करनी पड़ती है। हम अज्यूम करते हैं कि इसकी क्लियरेंस जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, एनसीसीपीएल के थ्रू हुई होगी। सर आपने यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट का एडजस्टमेंट क्यों नहीं ली? क्योंकि हमने इस लिस्टेड सिक्योरिटीज की कोई स्टॉक मार्केट में सेल परचेस थोड़ी की है। हमने तो शेयर्स खरीदे थे और एज अ स्पेशल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। जब आप इस लिस्टेड सिक्योरिटीज को मार्केट बेस्ड ट्रांजेक्शन में सेल परचेस करते हो तो 0.5% वाली एडजस्टमेंट करते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गया, कैपिटल गेन आ गया, अब हमारे पास टोटल और टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। टोटल और टैक्सेबल इनकम आ गई हमारे पास 11630। अब हम कैलकुलेट करते हैं टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी अगर हम देखें तो टैक्स ऑन एनटीआर इनकम, देखिए एनटीआर में आपके पास 161401 की इनकम है, ये लॉस है, ये दोनों एमटीआर के लॉसेस भी इससे एडजस्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास नेट कितनी इनकम है 11420। तो हम 11420 का 29% कर देते हैं। 11420 का 29%, ठीक है। फिर हमारे पास टैक्स ऑन एमटीआर इनकम। एमटीआर में हमारे पास दो तरह की इनकम है, एक है टैक्स ऑन सेल ऑफ बेवरेजेस एमटीआर। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हायर ऑफ टैक्स ऑन नेट इनकम एट 29% और विदहोल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 153। देखिए बेवरेजेस के केस में हमारे पास लॉस आ रहा है, चूंकि लॉस आ रहा है तो हमारे पास टैक्स ऑन नेट इनकम तो जीरो बनेगा। और बेवरेजेस की सेल्स कितनी थी हमारे पास? बेवरेजेस की सेल्स थी 32.5 मिलियन। इस पे हमारी विदहोल्डिंग हुई होगी, विदहोल्डिंग कितनी हुई होगी? 5%। हमारे पास सेक्शन 153 में विदहोल्डिंग कितनी थी? सेक्शन 153 में हमारे पास कंपनी की केस में विदहोल्डिंग थी 5%। तो 32.5 मिलियन का, सॉरी 32.5 नहीं, 105,327 का, सॉरी बेवरेजेस है ना, बल्कि मैंने गलत मार्क कर दिया। बेवरेजेस की सेल कितनी है? 32.5 मिलियन। 32.5 मिलियन का 5%। अब नेट इनकम तो है नहीं, तो लॉस है, तो जीरो बन गया, और विदहोल्डिंग टैक्स आ गया 1625, तो यही यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से टैक्स ऑन सेल ऑफ पेंट्स जो कि एमटीआर है, अगेन पेंट्स की केस में भी हमारे पास लॉस आ रहा था 834 का, तो नेट इनकम पे टैक्स तो जीरो बन गया। विदहोल्डिंग टैक्स ऐसे कैलकुलेट करेंगे, जो पेंट की सेल्स थी हमारे पास, पेंट की सेल्स का नंबर इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, क्योंकि जो इनकम टैक्स की विदहोल्डिंग होती है वो इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स नंबर पे होती है, तो 9676 का 5%, मैंने 9676 का 5% ले लिया। इन दोनों का हायर ले लेंगे। फिर हमारे पास टैक्स ऑन कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज। यहाँ पे मैं अजम्पशन ले लेता हूँ कि अज्यूम दैट शेयर्स आर एक्वायर्ड आफ्टर 1 जुलाई 2024। सर अब हमेशा ये अजम्पशन लेते हैं कि शेयर्स 1 जुलाई 2024 के बाद एक्वायर किए, कि जबकि सवाल में तो बताया हुआ है कि हमने शेयर्स 30 जून 2001 पे एक्वायर किए थे। ये 30 जून 2006 2006 या 2016 नहीं है, हो सकता है 2026 हो, हमें क्या पता, हमें तो बस एक्स करके दिया हुआ है ना, तो हम इसे अज्यूम करें कि 1 जुलाई 2024 के बाद ही ये ट्रांजेक्शन हुई है। तो अब इस पे रेट कितना लगेगा? 210 का 15%, 210 का 15%। ये हमारे पास टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, ये हमारे पास टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। नहीं, अभी हमने फाइनल टैक्स भी तो लेना है। फाइनल टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 154A, ये बेसिकली हमने कैलकुलेट किया है 210 का 15%, ये हमने कैलकुलेट किया है 32,500 का 5%, और ये हमने कैलकुलेट किया था 9676 का 5%।
एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में क्या होगा कि जो हमारी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स थी, दैट इज 3750, इस 3750 का 1%, तो 3750 का 1%, ये हमारे पास आ गया टोटल टैक्स लायबिलिटी, ये हमारे पास आ गया टोटल टैक्स लायबिलिटी। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी से हम लेस करेंगे विदहोल्डिंग टैक्सेस और एडवांस टैक्सेस को, तो लेस विदहोल्डिंग टैक्स एंड एडवांस टैक्स। इसके बारे में हम सवाल पे चलते हैं वापस से। पॉइंट नंबर 1 में इन्होंने कहा था कि हमने जो ड्यूरेबल गुड सप्लाई किए हैं, इस पे हमारा विदहोल्डिंग कितना हुआ है, 5266,350, 5266,350, ये अमाउंट इन्होंने हमें बता दिया था ऑन सेल ऑफ ड्यूरेबल गुड्स अंडर सेक्शन 2, अंडर सेक्शन 153। कितना अमाउंट है, 5266.35, क्योंकि हम रुपीज इन थाउजेंड्स में वर्किंग कर रहे हैं, तो माइनस 5266.35। फिर इन्होंने बताया था कि जो हमने बेवरेजेस सप्लाई किए हैं, इस पे भी एप्लीकेबल विदहोल्डिंग्स हुई हैं, और विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट भी हुआ है, विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट भी हुआ है। यहाँ देखिएगा, एक तो ऑन सेल ऑफ बेवरेजेस अंडर सेक्शन 153, बेवरेजेस की सेल पे हमारा 153 के तहत कितना टैक्स विदहोल्ड हुआ था, ये हमने यहाँ कैलकुलेट भी किया था कंपैरिजन के लिए, 32.5 मिलियन का 5%, 32.5 मिलियन का 5%। फिर यहाँ इन्होंने कलेक्टेड का लफ्ज भी लिखा था, कलेक्टेड का लफ्ज भी लिखा था, यानी कि जिससे हमने परचेज किया ना, उसने हमारा 236 GH का टैक्स विदहोल्ड किया होगा। देखो क्या कह रहा है, sale of beverages of 32.5 million to departmental store in Sindh. These beverages were purchased at a cost of 28.15. Applicable advance tax, withholding tax were duly collected at the time of purchase and sale. तो अब यहाँ पे थोड़ा ये तो क्लैरिटी नहीं दी हुई इन्होंने कि हमारी कौन सा सेक्शन की विदहोल्डिंग हुई होगी। एनीवे हम एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई में एंगेज्ड है। अगर हम 236G और H के रेट्स देखें, अज्यूमिंग कि हम एक्टिव वगैरह हैं, तो 236 जी में विदहोल्डिंग का रेट था अदर देन फर्टिलाइजर के लिए 0.1%, 236 एच में होलसेलर के रेट था 0.5%, और रिटेलर होलसेलर के लिए रेट था 0.5%। तो हम रिटेलर तो नहीं है, हम रिटेलर तो नहीं है, क्योंकि हमने जो ये पेंट है वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स को बेचा है, हमने डिपार्टमेंटल स्टोर्स को बेचा है, हम रिटेलर तो नहीं है। हम यहाँ पर होलसेलर हो सकता है, हमने यहाँ पर होलसेलर हो सकता है। अच्छा, ये भी नहीं बताया कि हमने किससे खरीदा था ये पेंट, ये भी नहीं बताया कि हमने किससे खरीदा था पेंट। अगर हम होलसेलर है और हमने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा था तो फिर 0.5%, और अगर हम होलसेलर है और हमने मैन्युफैक्चरर या कमर्शियल इंपोर्टर से खरीदा था तो फिर 0.1%। सवाल में कुछ बताया नहीं है। हम्म तो हम कुछ भी अजम्पशन ले सकते हैं। अब फिलहाल मैं ऑन परचेज ऑफ बेवरेजेस अंडर सेक्शन 236G और 236H, क्योंकि सवाल में क्लैरिटी नहीं है तो फिर मैं इसका अमाउंट नहीं लिख रहा, सवाल में क्लैरिटी नहीं है तो मैं इसका अमाउंट नहीं लिख रहा। जो भी रेलिवेंट सेक्शन के तहत हमारी विदहोल्डिंग हुई होगी वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी, जो हमारी विदहोल्डिंग हुई होगी। हमने दूसरों की जो विदहोल्डिंग की होगी वो हमारे रिटर्न में नहीं आएगी, वो हमने एफबीआर को विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट में पे कर दिया होगा। वापस से सवाल पे आता हूँ। फिर इन्होंने कहा था कि पेंट के केस में जो रिटेलर थे, रजिस्टर्ड रिटेलर थे, इन्होंने विदहोल्डिंग नहीं की। जो हमने कैन फूड सप्लाई किया था, इसके बारे में क्या बताया था कि हमने कैन फूड सप्लाई किया लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस को, और लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस ने हमारा एडवांस टैक्स डिडक्ट किया है, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस ने हमारा एडवांस टैक्स डिडक्ट किया है। तो ऑन सेल ऑफ कैन फूड अंडर सेक्शन 153, अब कैन फूड की कितनी सेल्स है, 7 मिलियन की सेल्स है, जो हमने ऊपर भी लिखा था। तो 7 मिलियन का 5% हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ होगा, और नेगेटिव में 7 मिलियन का 5% कर दिया मैंने। फिर हमारे पास यहाँ भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे भी विदहोल्डिंग हुई है। ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 154A, देखिए ये 5% से विदहोल्ड हुआ होगा, ये भी 5% से विदहोल्ड हुआ होगा,
ये भी 5% से विदड्रॉ हुआ होगा। ये जो है ये 1% से विदड्रॉ हुआ होगा, और ये इतना ही बनेगा जितना हमने टैक्स कैलकुलेट किया था। फाइनल टैक्स 3750 का 1%, तो ये 37.5 है। फिर यहाँ हमारी कोई विदड्रॉलिंग का जिक्र नहीं है, यहाँ हमारी कोई विदड्रॉलिंग का जिक्र नहीं है, यहाँ कोई विदड्रॉलिंग का जिक्र नहीं है, और कुछ 147 का क्वार्टरली एडवांस टैक्स है। क्वार्टरली एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 147, वो कितना है? 860। ये हमारे पास फाइनली टैक्स रिफंडेबल आ रहा है मेरे ख्याल है यहाँ पे। तो ये हमने इसका टैक्स रिफंडेबल तक नंबर कैलकुलेट कर लिया है। एक दफा मैं देख लूं कि सवाल में कुछ मैंने मिस तो नहीं कर दिया। ये भी कंसिडर कर लिया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। कैपिटल गेन की टैक्स भी कैलकुलेट कर लेता, तो सब कुछ ही मैंने कंसिडर कर लिया है। मिनिमम टैक्स एसिडी इग्नोर करने के लिए कहा था, तो मैंने इग्नोर कर दिया इसे। डिफॉल्ट सरचार्ज भी इग्नोर करने के लिए कहा था। तो यहाँ तक हमारा फाइनली ये सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि सारी चीजें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज की गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं।